अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम हनीफ कुरैशी की बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हनीफ कुरैशी की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उनकी बर्थ 5 दिसंबर 1954 में इंग्लैंड में हुई थी और करंटली हनीफ कुरैशी की एज 69 ईयर्स है। उनके फादर पाकिस्तान से बिलोंग करते थे जबकि उनकी मदर इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। हनीफ कुरैशी एक प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। वो करंट लिटरेरी मूवमेंट यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अपने सारे लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करवाते हैं। हनीफ कुरैशी को अपने सेकंड प्ले द मदर कंट्री की वजह से फेम मिली थी और आज तक उनके बहुत सारे दूसरे लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करवाया जा चुका है। उनके वर्क्स में यूज होने वाले मेजर थीम्स में ईस्ट वर्सेस वेस्ट, मैस्कुलिनिटी एंड फादरहुड, कल्चर, रिलीजन, इमिग्रेशन और रेसिज्म के साथ सेक्सुअलिटी भी शामिल है। और इनमें से बहुत सारे थीम्स को हम आज की शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक में भी डिस्कस करेंगे। हनीफ कुरैशी के नोटेबल वर्क्स में द बुदा ऑफ सुपर्बिया, द ब्लैक एल्बम, इंटीमेसी, गैब्रियल्स गिफ्ट, द लास्ट वर्ड और माय सन द फनेटिक शामिल है। 2008 में वर्ल्ड न्यूज द टाइम्स में 1945 से लेकर आज तक ब्रिटिश के 50 ग्रेटेस्ट राइटर्स में हनीफ कुरैशी का नाम भी शामिल किया गया था, जिससे आप उनकी फेम का अंदाजा लगा सकते हैं। हनीफ कुरैशी की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम उनकी शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हनीफ कुरैशी की शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक के मेजर की फैक्ट्स को कवर करने लगे हैं। माय सन द फनेटिक शॉर्ट स्टोरी को ईयर 1994 में न्यूयॉर्क में पब्लिश करवाया गया था और इसे बाद में हनीफ कुरैशी की शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन लव इन अ ब्लू टाइम में भी रीप्रिंट करवाया गया था। 1998 में इसे द ब्लैक एल्बम एंड स्टैंड अलोन एडिशन में एक सप्लीमेंट के तौर पर भी पब्लिश करवाया गया था। अगर इस लिटरेरी वर्क के जॉनर को डिस्कस किया जाए तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी स्टोरी को कहा जाता है जिसमें थीम तो टोटली प्रेजेंट किया जाता है, मगर ऐसी स्टोरी में वर्ड्स की रेंज 1600 से लेकर 20,000 तक रखी जाती है, जो कि नॉवल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। माय सन द फनेटिक की सेटिंग लंदन में रखी गई है, जो कि इंग्लैंड का कैपिटल सिटी है। इस स्टोरी को थर्ड पर्सन नरेशन के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है। इस स्टोरी में अली और परवेज के कैरेक्टर के थ्रू जनरेशन गैप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है, जबकि ब्रिटिश और पाकिस्तान की टू डिफरेंट नेशंस होने की वजह से इनके दरमियान पाए जाने वाले कल्चरल डिफरेंसेस को भी हाईलाइट किया गया है। इस स्टोरी में पाकिस्तानी या ब्रिटिश आइडेंटिटी, कल्चरल क्लैशेस, फादर सन रिलेशनशिप, परवेज के कैरेक्टर के थ्रू फादरहुड, जनरेशन गैप्स और अली के कैरेक्टर के थ्रू रिलीजन और रिस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया है। इस स्टोरी में बेटिना के परफ्यूम, परवेज की टैक्सी और अली की बियर्ड को मेजर सिंबल्स के तौर पर यूज किया गया है। अगर इस स्टोरी के टाइटल की बात की जाए तो टाइटल में ये पूछा जाता है कि या तो अली या फिर उसका फादर परवेज फनेटिक है। फनेटिक इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज फिल्ड विद असेसिव एंड सिंगल माइंडेड zeal, especially for an extreme religious और political cause। फनेटिक एक कंजर्वेटिव या फिक्स्ड माइंड पर्सन को कहा जाता है जो कि किसी भी तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। स्टोरी के मेजर फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक में यूज होने वाले मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ परवेज, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता है और अब उसकी आइडेंटिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो इंग्लैंड में रहते हुए अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को ही फॉलो करता है या फिर ब्रिटिश आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेता है। परवेज एक मिडिल एज पर्सन होता है जो कि टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर करता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम अली होता है और परवेज अली की बहुत ज्यादा फिक्र करता है। वो अली के डे आफ्टर डे चेंज होने वाले बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है और उसे इस बात का शक होता है कि अली ड्रग्स लेता है। परवेज को एक सेकुलर मुस्लिम का टाइटल भी दिया जाता है क्योंकि वो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करता। वो अल्कोहल भी कंज्यूम करता है जिसे इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। परवेज एक प्रोस्टिट्यूट के साथ नाजायज ताल्लुकात भी रखता है और उसका नाम बेटिना होता है। परवेज एक दिन बहुत ज्यादा शराब पी के घर वापस आता है और वो अली को बहुत ज्यादा मारता भी है क्योंकि अली इस्लाम की तालीमात को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और परवेज को ये बात पसंद नहीं आती।
द नेक्स्ट वन इज द करेक्टर ऑफ अली, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है मगर वो वेस्टर्न के कल्चर को सख्त नापसंद करता है। अली कुरान पाक और इस्लाम की तालीमात को फॉलो करना शुरू कर देता है और उसका कमरा भी पहले से ज्यादा साफ सुथरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से परवेज को उस पर शक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अली अपने फादर परवेज को भी ये मशवरा देता है कि वो इस्लाम की तालीमात पर अमल करे। अली अपनी तालीम को भी छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि ये तालीम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रोमोट करती है, जिसे वो सख्त नापसंद करता है और इस्लाम में भी इससे मना किया गया है। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस स्टोरी को ईयर 1990s में लंदन में लिखा गया था। माय सन द फनेटिक को ईयर 1998 में एक मूवी वर्जन में भी परफॉर्म करवाया गया था। अगर इस शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए तो शुरू में तो परवेज प्रोटैगनिस्ट और अली एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, मगर स्टोरी के एंड में परवेज को प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट दोनों का रोल परफॉर्म करवाते हुए दिखाया गया है। अब हम माय सन द फनेटिक की डिटेल्ड समरी को कवर करेंगे और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा आसान होने वाली है कि एक बार सुनकर ही आपको सारी समझ आ जाएगी। स्टोरी में परवेज की प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर ब्रिटेन आया होता है। इसके अलावा परवेज और उसके इंग्लैंड में पले बड़े बेटे अली के दरमियान के रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया जाता है। अली वेस्टर्न कल्चर में ही बड़ा हुआ होता है, मगर अब उसे वेस्टर्न कल्चर बुरा लगना शुरू हो जाता है। आगे अली के चेंज होने वाले बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है। परवेज ये ऑब्जर्व करता है कि अली का बिहेवियर टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज होता जा रहा है और उसके कमरे और जिंदगी में से म्यूजिकल चीजों के साथ साथ उसके दोस्त भी गायब होते जा रहे हैं। परवेज अली की इन अजीबोगरीब हरकतों को देखकर उस पर यह शक करना शुरू हो जाता है कि उसके साथ जरूर कोई मसला है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि पहले तो अली का कमरा बहुत ज्यादा गंदा हुआ करता था, मगर अब उसका कमरा साफ सुथरा दिखाई देता है। अली की जुबान भी अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और वो सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ बात करता है। परवेज ये सोचना शुरू कर देता है कि अली किसी खतरनाक काम को सरंजाम देने वाला है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से टैक्सी चला रहा होता है। इसी वजह से उसकी दूसरे टैक्सी चलाने वालों से भी दोस्ती हो जाती है और वो अपने दोस्तों को ये सारी सिचुएशन समझाते हुए ये बताता है, आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा, एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम हिज रूम, कि क्यों उसके कमरे से हर चीज चली जा रही है। एंड आई कांट टॉक टू हिम एनी मोर, और मैं उससे इस सब के मुतल्लिक और कोई बात नहीं पूछ सकता। वी वर नॉट फादर एंड सन, हम कभी भी बाप और बेटा नहीं हुआ करते थे। वी वर ब्रदर्स, हम भाइयों की तरह रहते थे। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ चला गया है। वाई इज ही टॉर्चरिंग मी, वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है। परवेज के दोस्त उसे यही जवाब देते हैं कि हो सकता है कि अली ड्रग्स यूज करता हो, जिसकी वजह से उसे अपने कमरे की चीजें बेचनी पड़ रही हैं। आगे बेटीना के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है। बेटीना परवेज की एक पुरानी दोस्त होती है, जिसे परवेज ने एक क्लाइंट से बचाया होता है और इसी वाक़े के बाद से बेटीना परवेज की रेगुलर कस्टमर बन जाती है। बेटीना परवेज को ये मशवरा देती है कि वो अली पर गहरी नज़र रखे और उसके कमरे में से ड्रग के किसी भी साइन को फाइंड आउट करने की कोशिश करे। अगर उसके कमरे में से खून, गोलियां या पाउडर नजर आए या अली की आंखें सूजी हुई दिखाई दे तो इससे ये पता चलता है कि वो ड्रग्स यूज करता है। परवेज अब अली का जासूस बन जाता है। वो बार बार अली का टेम्परेचर और हाथ चेक करता है ताकि ये पता चले कि अली को बुखार है या फिर नहीं। कुछ दिनों के बाद परवेज बेटीना को ये बताता है कि अली ड्रग्स यूज नहीं करता, क्योंकि उसके कमरे से ड्रग्स के कोई भी साइन नहीं मिले। इसके अलावा उसने स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दी है और वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो चुका है। अली के कमरे की तलाशी लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ अली की पर्सनैलिटी में एक फिजिकल चेंज आया है, यानी कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है। अगले दिन परवेज को अली के कमरे से बरबराने की आवाज आना शुरू हो जाती है। जब परवेज अली के कमरे में जाता है तो वो ये देखता है कि अली नमाज पढ़ रहा होता है। परवेज ये भी ऑब्जर्व करता है कि अली 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है और इस्लाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। परवेज ये फैसला करता है कि वो अली को डिनर पर इन्वाइट करेगा। अली पहले तो आने से इनकार कर देता है, मगर बाद में राजी हो जाता है। परवेज वहां पर मामूल के मुताबिक विस्की ऑर्डर कर देता है और अली उसके खाने पीने, अल्कोहल कंजम्पशन और जुआ खेलने पर क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि इन सारे कामों से इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, अली अपने फादर को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहता है, यू आर टू इम्प्लीकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ज़रूरत से ज़्यादा मुलविस हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है।
परवेज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। इसी वजह से वो प्लेट को उठाकर जमीन पर दे मारता है। जब वो घर वापस आ जाते हैं तो परवेज नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, मगर अली आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करता। परवेज को अली की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अली को अपने घर से निकालने की कोशिश करता है, मगर बेटीना उसे ऐसा करने से इनकार कर देती है। एक दिन बेटीना और परवेज को रास्ते में अली चलता हुआ दिखाई देता है। बेटीना अली से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो भी टैक्सी में आकर बैठ जाए। जब बेटीना अली से ये पूछती है वेयर हैव यू बीन, यानी कि तुम कहाँ थे, द मॉस्क ही सेड, तो वो जवाब में ये कहता है कि वो मस्जिद में था। और जब बेटीना ये सवाल करती है एंड हाउ आर यू गेटिंग ऑन डैट कॉलेज, यानी कि कॉलेज में तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है, आर यू वर्किंग हार्ड, क्या तुम सख्त मेहनत कर रहे हो, तो अली ऐसे सवालों को सुनते हुए अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है हु आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, मुझसे ये सवाल पूछने वाली आप कौन होती हो। यहाँ पर अली बेटीना की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। अली उस टैक्सी से नीचे उतरकर जाने ही वाला होता है कि बेटीना खुद टैक्सी से नीचे उतरकर चली जाती है। उस रात परवेज बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो घर आकर अली को मारना शुरू कर देता है। अली की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है, मगर फिर भी परवेज नहीं रुकता। अली ना तो रोता है और ना ही अपने फादर से खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि अपने फादर की तरफ रिस्पेक्ट शो करता है। जब परवेज अली को मार के थक जाता है और वहां से जाने वाला होता है तो अली ये सवाल करता है सो हु इज द फनेटिक नाउ, यानी कि आप खुद बताओ कि हम दोनों में से फनेटिक कौन है। अगर इस ओवरऑल स्टोरी की बात की जाए तो परवेज एक फनेटिक पर्सन है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव आइडियाज पर स्टिक रहता है और वो अपनी मेंटेलिटी को किसी भी सूरत में चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ अगर अली के कैरेक्टर की बात की जाए तो वो पहले वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता है और बाद में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बन जाता है, यानी कि वो अपने फॉर्मर वेस्टर्न आइडियाज को कम्प्लीटली चेंज करके इस्लामिक आइडियाज में कन्वर्ट कर लेता है। और यहीं पर हनीफ कुरैशी की शॉर्ट स्टोरी माई सन द फनेटिक खत्म हो जाती है। द लिंक ऑफ द नोट्स दैट आर यूज्ड इन दिस वीडियो आर अवेलेबल इन PDF form in the comment section as well as in the description box. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and leave some encouraging comment in the comment section. Subscribe my YouTube channel to get more informative videos on all literary works, and also follow my Facebook page that is available in the description box. You can also recommend any new topic in the comment section that you want to be covered in our YouTube channel. So stay tuned, stay blessed, keep supporting, and we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.